नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नाम हेमंत है और आप देख रहे हैं मेरे साथ चैनल स्पोर्ट्स सफारी। आशा करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे होंगे सब सुरक्षित होंगे। और एक छोटा सा संदेश, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। तो जी हाँ, आज हम बात करने आए हैं एक ऐतिहासिक सीरीज जो अभी समाप्त हुई है आज ही के दिन। वो ऐतिहासिक सीरीज, जी हाँ, इंग्लैंड ने पाकिस्तान का वाइट वॉश कर दिया है, जिसे कहते हैं ना सपूड़ा साफ कहते हैं हिंदी में। ये सीरीज एक अद्भुत सीरीज थी इंग्लैंड के लिए। ये सीरीज एक अविस्मरणीय सीरीज थी पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान के लिए इसलिए है क्योंकि बाबर आजम साहब ने अपनी कप्तानी में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आज तक पाकिस्तान के किसी भी कप्तान ने पिछले 2-3 दशकों से नहीं हासिल किया था। वो रिकॉर्ड क्या है? बाबर आजम साहब का वो रिकॉर्ड है आपका लगातार 4 टेस्ट मैच हारने का। जी हाँ, 3 टेस्ट मैच इस सीरीज में ये हारे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, 2 लगातार बैक टू बैक सीरीजें हार चुके हैं जो पिछली बार ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, और अब ये हारे हैं इंग्लैंड से। तो अगर आप ये क्यूमुलेटिव बात करेंगे, अगर आप इसे एक समेटने की कोशिश करेंगे इस पूरी सीरीज को एक छोटे से मायने में, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सीरीज एक ऐसी टीम, 2 टीमों के बीच में थी जिसका एक कप्तान बेन स्टोक, दूसरा कप्तान बाबर आजम। एक बेन स्टोक एक ऐसा कप्तान जिसके शुरू के जब वो अपनी टीम लेकर आए थे यहाँ पे, ठीक, तो करीबन 5 से 6 खिलाड़ी इनके अनफिट हो गए थे। क्यों? डायरिया जैसे सिम्टम के कारण, और इनको अपनी टॉप 11 खिलाने में भी परेशानी हो रही थी। तो एक कप्तान बेन स्टोक जिसने अपने सारे खिलाड़ियों को जब खिलाया तो ये आग्रह किया, सिर्फ भैया जाओ और अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक। तो दूसरी तरफ आपका कप्तान थे बाबर आजम साहब। बाबर आजम साहब ने, आप देखेंगे, अबरार अहमद, ठीक, शान मसूद, ये लोग आए हैं सेकंड टेस्ट मैच से, ठीक है। सेकंड टेस्ट मैच में ये लोग आए हुए हैं, और फर्स्ट टेस्ट मैच में जो शीशा विकेट कहते हैं ना जिसे, वो बना के इंग्लैंड के सामने रख दी। इन्होंने सोचा जैसे ऑस्ट्रेलिया खेला वैसे हम खेलेंगे, मैच ड्रॉ हो जाएगा। सोच में डिफरेंस था। देखिए सर, सबसे बड़ी मानसिकता की जो कहते हैं ना आप कमी थी, वो थी यहाँ पे मानसिकता में। 2 टीमों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस यही रहा। स्टोक्स जो अपने सीरीज में आने से पहले ही ये साबित बोल चुके थे, ये बात बोल के कि भाई हम रिजल्ट के लिए जाएंगे, चाहे कैसी भी क्रिकेट हमें खेलनी पड़े, हम रिजल्ट के लिए जाएंगे। और ये उन्होंने साबित करके दिखाया जब उन्होंने एक दिन में 507 रन मारे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन रावलपिंडी में, वो भी पूरे ओवर नहीं हुए थे, करीबन 70 ओवर में, ठीक। तो उस शीशा विकेट में, जिसको आईसीसी ने डीमेरिट पॉइंट भी दिया है, उस विकेट पे बेन स्टोक की अगुवाई में ये इंग्लैंड की टीम, जिसके 11 खिलाड़ी भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, उस टीम ने पाकिस्तान को हराया, ठीक। ये एक वार्निंग साइन था पाकिस्तान के लिए दूसरे टेस्ट मैच के लिए और तीसरे टेस्ट मैच के लिए। देखिए, एक गलती जो बहुत बार होती है एशियन क्रिकेट टीम, आप देखिए चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हमारी एक जो सोच रहती है ना किसी किसी खिलाड़ियों के प्रति जो बन जाती है, हम उसको जल्दी से अपनी मानसिकता से हटा नहीं पाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था, मैं आपको बताता हूँ। सरफराज अहमद, देखिए सरफराज अहमद, इन्होंने पूरे सीरीज में पानी पिलाते हुए आपको दिखाई दिए। अजहर अली ने सीरीज में संन्यास लिया और इसलिए उनको तीसरा टेस्ट मैच खेलना पड़ा, ठीक। उनको खिलाया ही इसलिए गया था कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द स्टोरी से ये पता चल गया था, भैया अजहर भैया आपका समय पूरा हो गया, अब अलविदा कह दीजिए टेस्ट मैच को। तो उन्होंने अलविदा कह दिया। सबसे पहले बाबर आजम साहब, उनके लिए पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो आती है जिसमें बाबर आजम साहब उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं। उसके बाद आती है सरफराज अहमद साहब की बारी, जो कि उनकी कप्तानी में खेले हुए भी हैं, ठीक, और उनकी कप्तानी में खेले हुए भी हैं, और अजहर साहब ने भी सरफराज अहमद की कप्तानी में खेला हुआ है, ठीक है। तो सरफराज अहमद साहब को ये यूज करते हैं पानी पिलाने के लिए, ये यूज करते हैं स्पीच दिलवाने के लिए, ये यूज करते हैं टीम में जब मोराल डाउन होता है तो नए खिलाड़ियों की जब वो बातें करते हैं तो उसके लिए वीडियो बना के सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए, ठीक है। ये इन्होंने अपने एक पूर्व कप्तान जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, जिसने वाकई में कुछ कमाया है, जिसके रहते हुए टीम T20 रैंकिंग में करीबन 2 या 2.5 साल नंबर 1 के स्पॉट पे रही है, ठीक है। वो बंदे का हाल इन्होंने इस तरीके से किया है कि उसको भी, मुझे लगता है, अब संन्यास बोलना पड़ेगा, तभी जाके उसको कोई टेस्ट मैच मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से, वरना उसको भी कोई भी टेस्ट मैच मिलना बहुत मुश्किल लगता है। शान मसूद, जो पूरे इनके T20 वर्ल्ड कप में, दूसरी बात वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला हुआ है, तीसरी बात वो ग्रेग कृष्ण की कोच के ग्रेग कृष्ण साहब की अकेडमी भी गया था, जहां वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए, जहां उन्होंने अपने स्टैंस में चेंज किया और तब से उनका परफॉर्मेंस काफी सुधरा हुआ है, ठीक है। उस बंदे को जिसने T20 वर्ल्ड कप, पूरे T20 वर्ल्ड कप में पूरी लाज बताई पाकिस्तान की, वो बंदे को टेस्ट मैच में मौका मिला तीसरे टेस्ट मैच में। तो शुरू के पहले टेस्ट मैच में शान मसूद आपको क्यों नहीं दिखाई दिए? ये कुछ सोच है। मोहम्मद रिजवान को ये कैरी करते आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाबर आजम के बहुत सगे हैं, ठीक। बेशक बहुत अच्छे इंसान होंगे मोहम्मद रिजवान, देखिए अच्छा इंसान होना और एक अपनी नेशनल टीम की अगुवाई करने में फर्क होता है। आपको कुछ खास डिसीजन लेने पड़ते हैं जो बाबर आजम के साहब की, कहते हैं ना, जिसके वश में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखेंगे मिकी आर्थर जो उनके पाकिस्तान के कोच थे, जिसमें सरफराज अहमद कप्तानी कर रहे थे, बाबर आजम के शुरू की 18 से 20 इनिंग्स को इतनी खास नहीं गई थी, लेकिन मिकी आर्थर ने कुछ बाबर आजम में देखा था और वो स्टिक रहे थे, जिस वजह से सरफराज अहमद ने भी काफी बैकिंग करी थी
बाबर आजम की टीम में रखने के लिए। बाबर आजम को तो खिलाड़ी बना दिया सरफराज अहमद और मिकी आथर ने, लेकिन उनके कप्तान बनते ही आपके मिकी आथर साहब गायब, आपके सरफराज अहमद साहब गायब। सरफराज तो भैया जब से मिकी आथर गया है, जैसे कहते हैं ना एक साया उड़ जाता है किसी बड़े भाई का, तो मुझे तो वैसा लगता है तब से उनकी जो हालत है वो इस तरीके से ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेस्ट मैच में। देखिए, अगर आप पॉजिटिव कहने की बात करेंगे तो इस पाकिस्तान की सीरीज में सिर्फ पाकिस्तान को कुछ पॉजिटिव्स मिले, जिसमें से एक इब्रार अहमद इनकी बॉलिंग में है। लेकिन यहाँ पे आपको दाद देनी पड़ेगी इंग्लैंड की टीम की। यहाँ पे आपको बहुत कहते हैं ना जिसको क्रेडिट देना पड़ेगा बेन स्टोक्स को, और वो क्रेडिट इसलिए देना पड़ेगा, देखिए मात्र जब पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीती थी, ठीक, तो वहाँ पे 6.5 और दूसरी इनिंग्स में भी लगभग 6-6.5 का एवरेज रन रेट लेके वो खेले थे, तो वो एक मात्र तुक्का नहीं था। आप देखिए पूरी सीरीज में अगर आप स्ट्राइक रेट निकालेंगे ना, रन रेट निकालेंगे इंग्लैंड की टीम का, तो एवरेज भी 6 से ऊपर आएगा या 6 के बराबर ही आएगा। तो ये काम करना और इस तरीके का कारनामा करना भी इंग्लैंड ने अपनी तरफ से एक रिकॉर्ड बनाया है। और मैं गारंटी देता हूँ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्यूमुलेटिव रन रेट के नाम पर भी मुझे लगता है इंग्लैंड ने अपना रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, ठीक, जिसमें तीनों 6 आप कह सकते हैं 6 इनिंग्स, क्योंकि कोई 6 इनिंग्स पूरी इंग्लैंड ने खेली हुई हैं, और सब में उनका रन रेट अराउंड 6 या 6 से ऊपर ही था अगर आप एवरेज निकालेंगे। ठीक है, हैरी ब्रुक्स इसमें इंग्लैंड की तरफ से एक ऐसा खिलाड़ी उभर के सामने आया है जो एशियन क्रिकेट टीम एशिया की पिचों में खेलते हुए आपको बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। ठीक है, उसके पास स्ट्रोक मेकिंग है, उसके बाद रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। आप देखेंगे ऐसा नहीं है इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं आड़ा तिरछा बल्ला घुमा रहे थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स जो होते हैं ना वो यूज कर रहे थे। ठीक है, फील्डरों की पोजीशनों को प्लेट कर रहे थे, जहां गैप्स थे वहां पे शॉट मारे जा रहे थे। और बेन स्टोक ने तो भैया सीधे अपने कहते हैं ना मजे लेके वो क्रिकेट टेस्ट मैच खेल रहे थे। आप देखिए कल आपको लग रहा होगा रेहान अहमद को उन्होंने नाइट वॉचमैन की तरह यूज किया, लेकिन नहीं भाई, उसको भी सिर्फ ये बोला था भाई तू जा और अपने आप को एक्सप्रेस कर, क्योंकि वो 17-18 साल का नौजवान है जो लेग स्पिनर की तरह इंग्लैंड की टीम में भी उसने डेब्यू किया है। और मैं आपको ये बात बता दूं, वो इंग्लैंड का ओरिजिनल स्क्वाड में भी नहीं था। रेहान अहमद इंग्लैंड के ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं था। जब दुबई में, आपको याद होगा पाकिस्तान आने से पहले इंग्लैंड ने जो प्रैक्टिस करी थी वो करी थी दुबई में, तो दुबई में इनके कैंप में रेहान अहमद को एज अ लेग स्पिनर लिया गया था। वहां पे इनकी नेट में बॉलिंग देखते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए आपके ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक, तो उन्होंने उसको अपनी टीम में रख लिया। वहाँ पे ये इंग्लैंड की टीम के हिस्से नहीं थे, लेकिन यहाँ क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी, शुरू के 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत चुका था, तो तीसरे में उन्होंने अपने खिलाड़ियों को चांस दिया रेहान अहमद को, और एक 17 साल का लेग स्पिन नौजवान जो पहला अपना इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, उसने नचा दिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी फिरकी में। ठीक है, अपनी रॉन्ग वन में उस भाई ने पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ियों को नचा दिया, मोहम्मद रिजवान साहब को से लेकर अजहर अली तक के खिलाड़ियों को लेकर। ठीक है, तो ये बात क्या है? ये बात है अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देने की। ठीक है, जो बाबर आजम लैग करते हैं, बाबर आजम की कप्तानी में देखिए बहुत बड़े बल्लेबाज होगा, मैं इसमें दो राय नहीं है कि बाबर आजम बहुत बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन जरूरी नहीं है एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा बॉलर आपका एक अच्छा कप्तान भी साबित हो। ठीक, आपने बाबर आजम की कप्तानी अगर गौर से देखी होगी तो पूरे फील्डिंग के दौरान वो ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे कहते हैं जैसे सुन्न दिखाई देते हैं, उस तरीके की उनकी कप्तानी रहती है। एक क्रिएटिविटी नहीं है, एक जो कहते हैं ना जो पहले से सोच के आते हैं दिमाग में कि मुझे इस ओवर से दिलाना है, ये इस ओवर से दिलाना है, दिमाग में उनके ऑलरेडी प्लान रहते हैं, वो अपने प्लान से स्टिक रहते हैं। वो प्लान हो सकते हैं उनके हो सकता है ये प्लान उनके थिंक टैंक के हों, जो अंदर बैठे आपके उनके हाई कमान में बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में सकलेन साहब उनको दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट है ना, वो आपका पोर्टफोलियो नहीं है बाबर आजम का, वो पोर्टफोलियो किसका था? सरफराज अहमद का। ठीक है, सरफराज अहमद की कप्तानी में आप मैच हारे भी होंगे, लेकिन यही सरफराज अहमद की कप्तानी है जिसने आपको बहुत सारे मैचेस जिताए भी हैं। ठीक है, कम से कम मोहम्मद रिजवान की जगह का सरफराज अहमद होता, मैं आपको गारंटी देता हूं वो और कुछ नहीं तो बोल के बॉलरों को उस लाइन पे खिलाने की कोशिश करवाता जहां से इंग्लैंड के बैट्समैनों को दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, इस काम में तो पाकिस्तान के बॉलर बिल्कुल नाकाम रहे। दूसरी बात, इनके रमीज राजा साहब, अब देखिए रमीज राजा साहब जब इनकी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची तो दावतें हुई भैया, बहुत बढ़िया दावतें हुई, और ये बोला गया मेरे टेन्योर में तो इंडिया को पाकिस्तान ने 2 बार हराया, एक बार एशिया कप में हराया, ठीक है, हमने एशिया कप में इंडिया को हरा दिया, ठीक है, और हमने वर्ल्ड कप में भी हराया था जो दुबई में हुआ था, मेरे टेन्योर में हराया, ये कहना है बाबरा, ये आपका रमीज राजा साहब का। अब आपकी टीम आपके टेन्योर में 2 सीरीज बैक टू बैक हारी है एज अ पीसीबी चेयरमैन, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरी बात यह है रमीज राजा साहब की पिच बनाने की जिम्मेदारी, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल आके बयान देता है अपनी पिचों के बारे में कि हम पिच अच्छी बना ही नहीं सकते हैं। तो भैया जब अपने देश में रहते हुए अच्छी पिचें नहीं बना सकते तो आप मैच क्यों करा रहे हैं? ठीक है, आपको नहीं करानी चाहिए। आईसीसी ने जब डीमेरिट पॉइंट दे दिया तो आप कह रहे हैं अरे भैया हमको तो डीमेरिट पॉइंट मिल गया। अरे भैया आपने बोला तभी तो आईसीसी ने डीमेरिट पॉइंट दिया है आपको, उसमें सबसे बड़े कसूरवार आप हैं।
आज आपकी टीम 2 जब बैक टू बैक सीरीज हार चुकी है, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने बाहर आएंगे मीडिया में? नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए अच्छे का क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है, लेकिन जो कहते हैं ना, बुरे दौर में आप टीम को अकेला छोड़ देते हैं। ये देखा भी गया है और ये बहुत पहले से पाया भी गया है। और मैं तो ऑलरेडी बहुत कहता हूं कि आपसे बड़ा जो कहते हैं ना डबल स्टैंडर्ड किसी पूर्व क्रिकेटर ने पाकिस्तान में नहीं, मैंने तो नहीं देखा किसी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर में जितना डबल स्टैंडर्ड्स आपके हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये जो टेस्ट मैच हुए हैं, ठीक, इन टेस्ट मैचों में अगर इंग्लैंड अपनी तरफ से जोन नहीं डालता, पहले से रावलपिंडी की बात कर रहा हूं, तो ये टेस्ट मैच आपका ड्रॉ होता, जो कि पब्लिक आपकी किसी भी देश की पब्लिक नहीं देखना चाहती है। ठीक है, एक कॉम्पिटेटिव क्रिकेट देखना चाहती है। ठीक है, अब आपकी टीम न्यूजीलैंड भी आ रही है। आपके वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में यही पिचेस यूज होती थी रावलपिंडी में जैसे, ठीक है, क्यूरेटर्स बनाते थे, वहाँ 4 दिन में फैसले आते हैं। ठीक है, वहां पे हर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में 4-4 दिनों में या 5-5 दिनों में मैचेस पूरे कंप्लीट हुए हैं। तो वो पिचेस आपने क्यों नहीं बनाई? उस तरीके के क्रिकेटर को क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपके अंदर जो सोच है ना, वो सोच है डिफेंसिव माइंडसेट है आपका, और यही डिफेंसिव माइंडसेट आप ट्रांसफर करते हैं अपने पीसीबी चेयरमैन होते हुए अपने पाकिस्तान की टीम के सेकंड मुश्ताक साहब को, जो पाकिस्तान के इंटरिम कोच हैं, और वो ट्रांसफर करते हैं बाबर आजम को। तो कहने का मतलब एक पूरी टीम जो है ना, एक डिफेंसिव माइंडसेट से चलती है, और जिसका खामियाजा आपकी टीम को भुगतना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा निराशा की बात है आपकी देश की आवाम के लिए, जो इतने समय बाद आपके वहाँ बड़ी बड़ी टीमें जब आने आ रही थी तो स्टेडियम में आ रहे थे मैच देखने के, लेकिन वो कब तक आपको सपोर्ट करेंगे? ऐसी परफॉर्मेंस के लिए आपको कब तक सपोर्ट करेंगे? और ऐसी कप्तानी के लिए बाबर आजम साहब की, जो कहते हैं ना जैसे जिद्दी, बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना जिद्दी इंसान, वो बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में दिखाया है। क्योंकि वो कहते हैं ना किसी की नहीं मानते हैं, ठीक है, अपनी मानते हैं। आप इस बात को मानेंगे, ये मुझे भी पता है कि उनके अंदर एक कप्तानी वाली जो चीज़ है ना, जिसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट सोच होती है कप्तान की, वो मिसिंग है। किसमें मिसिंग है? वो मिसिंग है बाबर आजम साहब में। ठीक है, और मुझे लगता है उनकी बैटिंग कहीं ना कहीं इस प्रेशर में इन्फ्लुएंस हो रही है। जैसा कि आपने देखा है, जब बाबर आजम पहले 50 रन या 60 रन करते थे, वो उसको बड़े स्कोर में तब्दील करते थे, जो अब उनसे नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है ये आई ओपनर है इंग्लैंड की टीम जो यहाँ करके गई है, सब पूरा साफ करके गई है। पिछले 60-70 सालों में जो नहीं हुआ है वो अब इनके साथ हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ इससे सीखेंगे पाकिस्तान वाले, कहते हैं रमीज राजा कुछ सीखेंगे। और मुझे तो लगता है रमीज राजा साहब को बहुत ही इज्जतदार तरीके से रिजाइन दे देना चाहिए। बाबर आजम को भी कप्तानी से रिजाइन दे देना चाहिए। नया कप्तान आप देखिए, शान मसूद हो सकते हैं आपके। ठीक है, नया कप्तान आप देखिए, अगर लेग स्पिनर आप ढूंढ रहे हैं, शादाब खान इतना बढ़िया टैलेंटेड बंदा है, वो बिग बैश खेला, सब कुछ खेला, लेकिन ये इसको टेस्ट मैच में नहीं खिलाते हैं। ठीक, खैर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ इंग्लैंड की टीम को, जिन्होंने इतनी बड़ी खूबसूरती के साथ एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच की सीरीज जीत दर्ज करके अपने नाम करी। और बेन स्टोक्स की, कहते हैं ना, बेन स्टोक्स की जो कप्तानी है वो वाकई में एक प्रेरणादायक है उन लोगों के लिए और सारे उस नौजवान के लिए जो अभी कप्तानी सीख रहे हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब का जो बटन है ना उसे दबाइए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये आए। और अपने साथ के लोगों को जरूर खुश रखिए। और मिलते हैं हम अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।